CBSE 10th क्लास स्टूडेंट्स बैच 2 पहला टेस्ट था आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। वही बातें जो हम जब पढ़ रहे थे चैप्टर उस समय हमने 10 डेज़ के टेन्योर में समझी। आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस भी उसी तरह के पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं ये एक्चुअली वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली ये तो पेपर्स में से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, हम तो बना नहीं रहे, है ना। एक आध क्वेश्चन कोई हमने बनाया होगा, बाकी तो सब आप देख रहे हो कि या तो बोर्ड एग्ज़ाम से आ रहे हैं या स्कूल्स के पेपर हैं। स्कूल्स के आपने यहाँ पे जो लोग बाहर से हैं, मतलब जयपुर में नहीं हैं, वो लोग देख रहे होंगे कि ये स्कूल्स के नाम, तो ये स्कूल्स के नाम जयपुर के स्कूल्स के नाम है। दे आर रिप्यूटेड स्कूल्स ऑफ जयपुर सिटी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सिटी का यहाँ पे नाम नहीं है। एक्चुअली हम जयपुर के बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन बैंक में जयपुर के स्कूल्स के क्वेश्चन हैं, और कोई बात नहीं है। आप ये इत्मीनान रखें कि जो क्वेश्चंस जयपुर के स्कूल्स में होंगे वही क्वेश्चंस इंदौर के भी होंगे, बॉम्बे के भी होंगे, गुड़गांव के भी होंगे, बड़ौदा के भी होंगे, सबके वही होंगे, मैसूर के भी होंगे, है ना। कोई ऐसी बात नहीं है कि जयपुर के स्कूल कोई अलग तरह का क्वेश्चन बना रहे हैं। बेसिकली एवरीबडी इज़ फॉलोइंग CBSE ओनली, है ना। सब CBSE के अंडर में तो है ना स्कूल्स। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि इसमें आपके स्कूल्स के नाम नहीं दिख रहे, वो दिखेंगे भी नहीं क्योंकि आपके हैं। अगर आप हमको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दोगे तो हम डाल देंगे। आपको अगर सिर्फ एक फील गुड फैक्टर चाहिए तो, है ना। किसी ने मेरे से कहा कि हमारे स्कूल का तो नाम ही नहीं था, तो वो हो भी नहीं सकता क्योंकि हमारे पास आपके स्कूल के पेपर्स नहीं हैं पुराने। अगर आप किसी तरह से प्रोवाइड करा देंगे तो हम वो भी डाल देंगे, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप इन क्वेश्चन का पैटर्न देखो। बोर्ड एग्ज़ाम देनी है आपने, आपको आपके स्कूल की एग्ज़ाम नहीं देनी। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस करना अगर आ रहा है तो आप बोर्ड एग्ज़ाम इजीली फेस कर लोगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। बेसिकली प्रॉब्लम किसी को आती नहीं है, ये बहुत इजी होता है। खास करके केमिकल इक्वेशंस वाला चैप्टर, जो केमिकल रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर हमारा, बड़ा इजी है। एक बार कंसेप्ट आपने समझ लिया तो फिर उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम आती मैंने तो देखी नहीं किसी को। बड़े आराम से क्वेश्चंस अपने को मिलते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि तकरीबन 3 मार्क्स इस चैप्टर से हमको मिलते हैं। क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1, वाइट कलर्ड सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे व्हेन केप्ट इन सनलाइट, वाई। अब सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl सॉलिड है, अल्ट्रावायलेट रेज यानी सनलाइट में रखा है, तो उसका फोटोलिसिस हो जाएगा। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। आई होप सबको याद है, ये बात हमने सीखी थी। यानी ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें ग्रे कलर का सिल्वर और बनता है और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। हाँ, बैलेंस भी कर लें। अगर इक्वेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिख दें। यहाँ पे इक्वेशन नहीं पूछी थी, बट स्टिल यू नीड टू, वो करें वाई ग्रे कलर का क्यों हो जाता है, तो आप बोलो कि दिस ग्रे कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर विच इज ग्रे इन कलर, एंड दिस इज फोटोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। द एनर्जी जो सन से आ रही है, सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोजेस, ब्रेक्स डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। सिंपल। तो मुद्दे की बात यह है कि वो ग्रे कलर सिल्वर का है। ये बात आपके आंसर में है, तो आपको 1 मार्क फुल मिल जाएगा यहाँ पे। लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस दैट यू विल मेक व्हेन एन आयरन नेल इज केप्ट इन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। 8th क्लास से आप इस इक्वेशन को समझते हो, ये रिएक्शन जानते हो आप कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, अपॉन रिएक्टिंग विथ आयरन, आयरन के साथ में उसको 20-25 मिनट, आधा घंटा छोड़ देते हैं तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। फेरस सल्फेट बनता है विच इज, ये भी एक्वा सॉल्यूशन है, पेल ग्रीन इन कलर, एंड रेडिश ब्राउन कलर्ड कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल्स। तो ऑब्जर्वेशन पूछा है यहाँ पे, बाकी इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। ऑब्जर्वेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, द ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट टर्न्स पेल ग्रीन, यानी द ब्लू कलर
कन्वर्ट्स टू पेल ग्रीन। और नंबर 2 दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, रेडिश ब्राउन कलर्ड डिपोजिशन इज सीन ऑन द आयरन नेल। आयरन नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन देखने मिलता है। ऑब्जर्वेशन पूछें, ऑब्जर्वेशन ही लिखने हैं, इधर उधर की कोई नहीं बात करना। आपको और चीज़ें भी पता होंगी लेकिन दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। 1 मार्क का क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आंसर दो। राइट फुल फॉर्म ऑफ BHT। BHT क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। BHT butylated hydroxytoluene। and what kind of chemical it is it? कैसा केमिकल है ये BHT? दिस इज एंटीऑक्सीडेंट। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि वो पूछना क्या चाह रहा है। दिस इज एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ब्लॉक करेगा। कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम ब्लॉक करवाना चाहते हैं BHT से? हम इसको ऐड करते हैं हमारे फ्रूट जैम में। फूड पैकेजिंग के समय इसको इसलिए ऐड किया जाता है कि जब वो जैम का बॉटल खुलेगा तो द जैम विल गेट एक्सपोज टू द एयर जिसमें है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीडेशन कर सकती है। और ऑक्सीडेशन किसका? जो फैट्स प्रेजेंट है इनसाइड द फ्रूट जैम। तो वो फ्रूट जैम में जो फैट है उसका रेंसिडिटी हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसका स्मेल और उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। हम उस ऑक्सीडेशन से डरते हैं, हम उस ऑक्सीडेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमने डाला है एक एंटीऑक्सीडेंट दैट इज़ नोन एज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। बहरहाल यहाँ पर आपको दो बातें पूछी गई हैं, एक तो राइट फुल फॉर्म ऑफ BHT तो आपने ये लिखना था, और व्हाट काइंड ऑफ केमिकल इट इज़ ये आपको लिखना है एंटीऑक्सीडेंट। अगर आपने ये दोनों बातें लिखी हैं तो यू विल गेट फुल मार्क्स। 1 मार्क का क्वेश्चन था, ये तीनों 1 मार्क क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 2 मार्क क्वेश्चन से देखें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब? राइट इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस केस। अब आपको ये बात देखते ही पता चल गई होगी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 9th क्लास से सीख रहे हो आप, ये 9th क्लास में भी था। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 और सोडियम सल्फेट इज Na2SO4। ये फॉर्मूला लिखना आपको इस स्टेज पर ज़रूर आना चाहिए। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको समझा दूंगा। हाँ, यू कैन कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हो आप, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हो। अगर आप चाहोगे कि मैं आपको 10-15 मिनट का एक वीडियो बना करके दे दूं जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, जहाँ पे हमने 9th क्लास में सीखा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, अगर वो आपको नहीं आता है तो वो आप बेशक पूछ लें और क्लियर कर लें इस बात को। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशंस हैं, दोनों कलरलेस होते हैं, रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे भी वो हमसे ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है सबसे पहले। तो ऑब्जर्वेशन है कि वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, वाइट PPT या वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। ऑब्जर्वेशन तो यही है कि वाइट कलर का जैसे ही मिलाएंगे इंस्टेंटेनियसली वाइट कलर की चीज़ बनेगी विच गेट्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद इन 1 or 2 minutes। थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उसको ऐसे ही, तो वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है। इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। राइट इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन याद रखें, वो बैलेंस करने को बोले ना बोले आपको बैलेंस करना है। तो सोडियम सल्फेट Na2 है, BaCl2, क्लोरीन भी 2 है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे 2 लिख देंगे तो सोडियम 2, क्लोरीन 2, बेरियम तो 1 बराबर है, सल्फेट SO4 बराबर है। तो केवल सोडियम क्लोराइड के सामने 2 लिखने से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस केस, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल। अब आप देखो आगे, ये बोर्ड का क्वेश्चन था। देखो बोर्ड का क्वेश्चन कितना इजी होता है, 2018 बोर्ड का क्वेश्चन। राइट केमिकल इक्वेशंस
when carbon dioxide gases pass through lime water when excess of carbon dioxide gases pass through lime water। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमसे इस तरह भी पूछा जा सकता था कि why lime water turns milky when carbon dioxide is passed through it and why this milky white color disappears upon excessive passing of carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड डालने से ही लाइम वाटर का कलर मिल्की वाइट होता है पहले तो, और थोड़ी देर तक अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और सप्लाई करते रहें तो वो मिल्की वाइट कलर डिसअपियर हो जाता है। तो ये बात हमको यहाँ पे लिख देनी है। हाँ, वो इक्वेशंस पूछ रहे हैं, जो पूछा है वही लिखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पास थ्रू लाइम वाटर, व्हाट इज लाइम वाटर? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, यानी लाइम वाटर। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस नहीं है तो हम उसको ड्राई स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम। हाँ, और जब हम उसमें पानी मिला करके उसका एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं तो फिर वो लाइम वाटर कहलाता है। इस लाइम वाटर में हमने पास करनी कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन where carbon dioxide is acidic in nature, calcium hydroxide is basic in nature। एसिड बेसिस चैप्टर जब पढ़ेंगे तब मैं आपको ये रिएक्शन याद दिलाऊंगा, ठीक है। CaCO3 is a salt and water is formed। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एसिड और बेस के बीच में होती है जिससे सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। रिएक्शन ऑलरेडी, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आपने कुछ नहीं करना। तो पहले तो ये यहाँ पे बता दें कि मिल्की वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है ये। हाँ, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बट व्हेन, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O को हम ले लेते हैं अलग से, इसे उठा के यहाँ रख लेते हैं, CaCO3 प्लस H2O। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसी में जाएगी जो कंटेनर में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी में और डाल रहे हो, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेसिव सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तब क्या होता है? तब हमें एक नया सब्सटेंस बनता है विच इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट मेक्स अ कलरलेस सॉल्यूशन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 होल ट्वाइस। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द मिल्की वाइट कलर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिसअपियर्स। सो अपॉन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑन लाइम वाटर, फर्स्ट इट टर्न्स मिल्की वाइट हो जाता है, एंड देन ग्रेजुअली अपॉन एक्सेसिव सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस मिल्की वाइट कलर डिसअपियर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये बात हमको क्लियर कर देनी चाहिए अपने आपके इक्वेशंस में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ सिल्वर स्पून is kept immersed in an aqueous solution of copper sulfate. What change would be observed in the spoon as well as in the solution? Justify your answer. अब सिल्वर इज अ मेटल, कॉपर सल्फेट का कॉपर इज ऑल्सो अ मेटल। 8th क्लास में आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर 3 आपका NCERT का क्लास 10th में भी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स है। आपको एक बेसिक जानकारी ज़रूर होना चाहिए अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? 8th क्लास में पढ़ के आए हो आप ये चीज़। ये रिएक्टिविटी सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ metals in which metals are arranged in decreasing form of their reactivity। उनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम पहले लिख दें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। इसके बाद आता है हाइड्रोजन। लेड के नीचे हाइड्रोजन आता है विच इज़ नॉट अ मेटल। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में नॉन मेटल भी है हाइड्रोजन। क्यों है ये हम मेटल नॉन मेटल में बात करेंगे। फिर इसके बाद
कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज जो आपकी बुक में है। तो यहां देखें कॉपर एंड सिल्वर यहां पे यूज हुआ है। इसे देख के पता चल रहा है कि सिंस दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर। तो व्हेन सिल्वर स्पून इज केप्ट इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, विल दिस रिएक्शन हैपन? क्या कम रिएक्टिव मेटल सिल्वर अपने से ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। सो देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा। रीज़न बता दें, सिंस सिल्वर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, इट कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एज इट इज रहेगा, देयर विल बी नो चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सिल्वर स्पून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A black colored compound X turns to reddish brown substance Y on passing hydrogen gas. Y on heating in air turn black to X. Identify X and Y, give the reactions involved. देखो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आया हुआ क्वेश्चन है, रेडॉक्स, हाँ, जिसमें हमारी बुक में जैसा ये क्वेश्चन पूछा गया उसका एग्जैक्टली उल्टा बताया हुआ है ना, उल्टा दिया हुआ है। इन्होंने क्वेश्चन को शफल कर दिया है, जो रिएक्शन बाद में दिए उसे पहले पूछ लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो पूछा गया है हम आंसर उसी तरह देंगे। मैं आपको याद दिला दूँ, आपकी बुक में दिया हुआ है एक चाइना डिश में रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर, उसको हम हीट करते हैं, हाँ, तो वो ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक हो जाता है? हमने कहा था कि जो कॉपर है वो हीट की प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है, CuO बनाता है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड या CuO है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो रेडिश ब्राउन कलर ब्लैक कलर में, ये सेकंड पार्ट में पूछा है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया ना। हाउ वुड यू री ऑब्टेन द रेडिश ब्राउन कलर फ्रॉम दिस ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस? CuO को वापस से रेडिश ब्राउन यानी वापस से कॉपर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें? उसका ऑक्सीजन निकाल दो। ऑक्सीजन कैसे निकाल दें? या तो कार्बन से ले लो, निकाल लो, या हाइड्रोजन से निकाल लो। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के साथ में बताया गया कि व्हेन वी पास हाइड्रोजन ओवर CuO, it is a reducing agent, it takes oxygen of CuO out and copper which is reddish brown color is left behind। तो यहाँ पे हमको वो कह रहे हैं कि X एंड Y को आइडेंटिफाई करो। तो X जो है वो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है CuO, जिसको हम कॉपर, सिंपली कॉपर ऑक्साइड भी कहते हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 2 है। 9th क्लास में हमने बताया था कि कॉपर हैज़ ड्यूअल वैलेंसी, +1 एंड +2 दोनों। तो यहाँ पे इस जगह पर ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है और कॉपर की भी वैलेंसी 2 है। कॉपर 2 ऑक्साइड भी बोल सकते हैं और क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड और CuO इज X एंड Y इज क्या था वो? रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, एक ही हो सकता है, कॉपर। ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस पास किया आपने इसके ऊपर से, तो इक्वेशन क्या बनेगी कि CuO reacts with H2 takes its ऑक्सीजन आउट। आप ऐसा एरो मत लगाना, मैं तो बताने के लिए आपको कर रहा हूँ। ये कॉपर प्लस H2, इसे बैलेंस भी नहीं करना, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। और अब क्या होगा कि Y ऑन हीटिंग इन एयर, Y क्या है? ये हमारा X है, ये हमारा Y है। X और Y आइडेंटिफाई हो गए। Y ऑन हीटिंग इन एयर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टर्न्स बैक टू X, CuO। बैलेंस कर दो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो, बैलेंस हो गया। तो रिएक्शंस इन्वॉल्व मतलब इक्वेशंस इन्वॉल्व हमने यहाँ पे लिख दिया। दोनों बातें होंगी, फुल मार्क्स।
बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड स्टेट वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सोडियम और H2O, सोडियम मेटल को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ये तो आपने देखा है ना, पॉप साउंड। तो वो पॉप साउंड वाली बात है। ये सोडियम वाटर का रिएक्शन हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसे आप बैलेंस भी कर दो। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लिखोगे तो बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस हो गई है। फिर दूसरा देखें FeSO4 अपॉन हीटिंग, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इनमें क्योंकि हीट आप प्रोवाइड करते हो तब जाके रिएक्शन हो पाती है। तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसे बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दो, आयरन 2 2, सल्फर 2, सल्फर 1 and 1 2, 4 into 2 8 ऑक्सीजन, 3 plus 2 8 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। सिर्फ यहाँ पे 2 लगाने से बैलेंस हो जाता है। A copper plate was dipped into a solution of silver nitrate. After some time, a black layer was observed on the surface of copper plate. State the reason for it and write chemical equation of the reaction involved. अब ये देख के लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी लिखी थी, कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर। आपको सिल्वर नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो इक्वेशन वगैरह कभी नहीं लिख पाओगे आप, है ना। एटम्स के सिंबल्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो मस्ट है, अब तक आपको पता चल जाना चाहिए। तो ये रिएक्शन हुई, कॉपर प्लेट वॉज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। आफ्टर सम टाइम अ ब्लैक लेयर वॉज ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर प्लेट, यानी कि सिल्वर निकल करके, अब वो सिल्वर एक्चुअली ग्रे होता है लेकिन वो कॉपर प्लेट के ऊपर ब्लैकिश दिखने लगता है। CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। हाँ, यहाँ पे आप 2 लिख दोगे तो NO3 पूरा बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दोगे तो सिल्वर भी बैलेंस हो जाएगा, कॉपर इधर भी 1 उधर भी 1। तो ये है कॉपर नाइट्रेट और वो है सिल्वर, जिसकी वजह से ब्लैक लेयर वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर प्लेट। ये एक्चुअली तो ग्रे होती है, लेकिन ग्रे भी आप अगर बहुत ज़्यादा कर दोगे तो वो ब्लैकिश दिखने लग जाएगा, तो ब्लैक लिख देते हैं कभी कभी। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल थिंकिंग आपका होना चाहिए जब आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एन इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो AgCl वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वाइट प्रेसिपिटेट है, साथ में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। इसको आपको बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखो ये सब 2 मार्क के क्वेश्चन है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर 2 नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस। जहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 हो उसको कॉपर 2 नाइट्रेट बोलते हैं। तो अगर कॉपर की वैलेंसी 2 हो, NO3 तो वैलेंसी 1 ही होती है, क्रिस क्रॉस करोगे तो ये बनेगा, है ना। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों आपका। तो देखो कि बॉइलिंग ट्यूब में हीट किया कॉपर नाइट्रेट को, कॉपर 2 नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। अब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO,
ऑक्सीजन है ना ब्राउन कलर्ड गैस। अब ये ब्राउन कलर्ड गैस वही है, क्वेश्चन क्या ट्विस्ट कर दिया जाता है। मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था कि ऐसा बोर्ड एग्जाम में एक बार हो गया था कि हमारी बुक में जो लेड नाइट्रेट लिखा हुआ है उसको कॉपर नाइट्रेट लिख करके दे दिया। तो क्योंकि बाय द एंड ऑफ द सेशन आप लोग इतना ज़्यादा सेटल हो चुके होते हो विद द इक्वेशंस कि सभी लोगों को समझ में आ गया कि वो क्या पूछ रहा है, और 2019 में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा क्योंकि क्वेश्चन लोगों को समझ में आ गया। रेडिश ब्राउन कलर की गैस जब भी आए आप समझ जाओ NO2 की बात हो रही है आपके सिलेबस में। इसके अलावा रेडिश ब्राउन कलर की कोई गैस आपकी बुक में नहीं है। NO2 बिंदास लिख दो, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस, और ऑक्सीजन बनती है, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है। तो वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व है इसलिए हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एंड राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब इसको बैलेंस भी करते हैं। हाँ तो देखो कॉपर तो बराबर दिख रहा है, ऑक्सीजन 3 × 2, यहाँ पे वैसा ही करो, इधर 2 लिख दो तो ऑक्सीजन 2 + 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो गई और 3 × 2 ऑक्सीजन 6 है। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन अभी यहाँ पर हमको दिख रहा है 1, लेकिन हमको आगे इस तरह से बैलेंसिंग करनी है कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्योंकि कॉपर 2 आ चुका है तो आपको 2 तो लिखना ही पड़ेगा कॉपर को बैलेंस करने के लिए। इस वजह से नाइट्रोजन 2 × 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखो तो नाइट्रोजन 4 होगा। तो ऑक्सीजन 3 × 2 6 × 2 12, यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है तो इधर भी ऑक्सीजन अब 12 हो गई। क्या देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पर 2, टोटल 12। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसका। इसको भी हमने 2 मार्क क्वेश्चन में लिया। अब 3 मार्क क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स प्रेजेंट इन द फूड विच रिजल्ट्स इनटू डिटीरियोरेशन ऑफ द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड। टू प्रिवेंट रैंसिडिटी टू फूड्स containing fats or oils, some substances are added to them. What are these substances called? We call them antioxidants, जो हम अभी बात कर रहे थे। Suggest 2 preventive measures of slowing down this process. तो पहला adding antioxidants, दूसरा antioxidants कौन से हैं? BHA and BHT. These antioxidants does not allow the oxygen to react with the fats present in the food. दूसरा use of vinegar. vinegar क्या है? preservative. तो use of preservatives like vinegar. What is vinegar? Vinegar is dilute एसिटिक एसिड, 5% डाइल्यूट एसिटिक एसिड या 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, जिसमें मतलब 95% वाटर है, केवल 5% एसिटिक एसिड है, उसको विनेगर बोलते हैं। तो वो पिकल्स की में ये काम आ जाएगा, जैम में ये काम आ जाएगा। उसके अलावा फ्लशिंग द पैक्स विद नाइट्रोजन गैस विच इज़ अ वेरी लेस रिएक्टिव गैस। जो आपका वेफर्स या चिप्स के पैकेट्स होते हैं जिसमें फैट होता ही है, आपके वेफर्स में फैट होता है, ऑयल होता है, तो उनका रैंसिडिटी ना हो जाए उससे बचाने के लिए हम एयर को पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं और नाइट्रोजन भर देते हैं। तो नाइट्रोजन फ्लश कर दिया जाता है उनके अंदर, नाइट्रोजन, और फिर पूरा पैक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। अब और एयर बाहर से घुस नहीं सकती, नाइट्रोजन अंदर से निकल नहीं सकती। तो ये नाइट्रोजन जो होगा, ये नाइट्रोजन इज़ अ वेरी लेस रिएक्टिव गैस, दैट इज़ व्हाई इट इज़ लाइक दैट। साथ में आप ऐड कर सकते हो, ये 3 बातें तो हैं ही, वैसे तो 2 ही पूछी थी, 3 बातें तो हैं, इसके साथ अपन ऐड कर सकते हैं कि उसको हम एयर टाइट उसमें रखें ना, एयर टाइट कंटेनर्स में रखें, जिससे कि डिले कर दिया जा सके
या फिर फ्रीज़र में रखें, डिले कर दिया जा सके। फ्रीज़र में रखने का ऐसे तो मेन पर्पस है कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना, फूड को। ऑक्सीजन के साथ तो बचेगा नहीं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कोई भी रिएक्शन हो वो बहुत ठंडी जगह पे नहीं होती। अगर आपने -20 डिग्री वाले फ्रीज़र में रख दिया हुआ है अपने फूड को, तो रेंसिडिटी का रिएक्शन भी कुछ हीट मांगता है, कुछ एनर्जी मांगता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वो रूम टेम्परेचर पे तो हो जाती है, लेकिन फ्रीज़र में या तो बिल्कुल नहीं होगी और या तो डिले हो जाएगी। तो पूछा तो हमसे यही था कि व्हाट सजेस्ट टू प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्लोइंग डाउन दिस प्रोसेस। तो ये सब बातें हो गई। फिर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्लेन व्हाई द सरफेस ऑफ सम मेटल्स एक्वायर अ डल अपीयरेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सपोर्ट इट विथ 3 एग्जांपल्स। तो इसका मतलब ये हमसे करोजन के बारे में पूछ रहे हैं। करोजन के 3 एग्जांपल्स, एक तो आयरन का करोजन दिखा दो, हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन लिख करके, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है, आयरन रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर वाटर विच गिव्स फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.X H2O. This is reddish brown colored powdery substance which is known as rust. Tarnishing of copper. Copper reacts with atmospheric carbon dioxide and moisture to give green colored copper carbonate .CuOH whole twice. हाँ, कॉपर कार्बोनेट का पूरा फॉर्मूला ऐसा है। और टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, वेयर सिल्वर रिएक्ट्स विद H2S प्रेजेंट इन एयर। हाँ, ये बहुत कम क्वांटिटी में होती है, सिल्वर भी लेस रिएक्टिव है, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ स्लो रिएक्शन। लेकिन जब ये रिएक्शन होती है तो Ag2S बनता है विच इज़ ब्लैक कलर्ड। और हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व हो जाती है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि जो आपका इन दोनों को टार्निशिंग बोलते हैं। द वर्ड यूज्ड इज टार्निशिंग। टार्निशिंग ऑफ कॉपर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये तो ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिल्वर जो है उसकी टार्निशिंग जो है वो यानी उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाना, Ag2S इज ब्लैक, है ना। ये कॉपर कार्बोनेट तो ग्रीन था, तो कॉपर पे ग्रीन लेयर आ जाना कॉपर का करोजन है, टार्निशिंग ऑफ कॉपर है। और सिल्वर पे ब्लैक कलर की लेयर आ जाना सिल्वर का करोजन या सिल्वर का टार्निशिंग है। तो क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में कभी कभी देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो सिल्वर आर्टिकल्स रखे होते हैं वो कंपैरेटिवली जल्दी से टार्निश हो जाते हैं। तो रीज़न इज़ कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट निकलता है एयर में, उस पॉल्यूटेंट में H2S भी होता है। और दिस H2S हैज़ मोर कंसनट्रेशन एज कम्पेयर टू नॉर्मल इन इंडस्ट्रियल एरियाज़। सो वहाँ पर जो सिल्वर के आर्टिकल्स होंगे दे ऑल विल गेट एक्सपोज टू H2S मोर रेडिली एंड दैट विल रिजल्ट इन टू अ ब्लैक लेयर ओवर सिल्वर सरफेस। ठीक है, 13 क्वेश्चन हो गए। 5 मार्क का क्वेश्चन, मतलब कि 5 इक्वेशंस हैं, वर्ड इक्वेशंस आपको दी गई हैं। आपको उनको पहले तो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला ठीक ठीक लिखने हैं और फिर बैलेंस करना है। बैलेंस द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशंस आफ्टर कन्वर्टिंग देम। चलो इसको अपन अपनी शीट पे ले चलते हैं जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। वैसे तो आपने ये सब किया हुआ है, मैंने आपको बैलेंसिंग के टाइम पर ये करवाया हुआ है। मैं आपको एक शीट अलग से भेजूंगा, आप उस शीट को प्रैक्टिस कर लेना। तो लेड, पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस। और पोटेशियम आयोडाइड, दोनों के एक्वस सॉल्यूशंस का रिएक्शंस होता है, बेसिकली ये रिएक्शन होता है। दोनों वाइट कलर के सब्सटेंसेस हैं, मैंने आपको दिखाया था ये रिएक्शन होते हुए। तो लेड आयोडाइड
जो है वो PbI2, लेड आयोडाइड इज PbI2 विच इज़ येलो प्रेसिपिटेट। आपको शायद याद होगा, इंस्टेंटेनियसली येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और एक्वस KNO3 बनता है। तो पहला चैलेंज तो आपके सामने ये है कि आप इन सबका सही सही मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दें। उसके बाद फिर इसकी बैलेंसिंग है। तो अब तो बैलेंसिंग आप ऐसे देखो, लेड 1 1, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 2 लिखना ही पड़ेगा। NO3 पूरा का पूरा 2 इंटू 3, नाइट्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6 हो गया, जो यहाँ पे वैसे ही 6 है, तो सब बैलेंस हो गया ये। यानी पूरे NO3 के सामने आपने 2 लगा दिया, NO3 के बाहर 2 यहाँ पे लगा हुआ ही था। बाकी लेड 1 1 बराबर है। अब पोटेशियम 2 आयोडीन 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दोगे तो इधर भी पोटेशियम और आयोडीन 2 हो जाएंगे, तो ये बैलेंस हो गई। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 अपॉन हीटिंग जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलरेडी बैलेंस्ड, बैलेंस करना नहीं है। जिंक जिंक बराबर ऑक्सीजन, इधर भी 3 इधर भी 3, कार्बन इधर भी 3 इधर भी 1 इधर भी 1। थर्ड देखो, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, लेड क्लोराइड PbCl2 और कॉपर, ऑलरेडी बैलेंस्ड, नो नीड टू डू एनीथिंग, सीधे लिख दो ऑलरेडी बैलेंस्ड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S प्लस ऑक्सीजन O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O। तो इसमें कभी कभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या? हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 2 1 2, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 2 1 3, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन अकेला है यहाँ पे, इसका बैलेंसिंग करना है। इधर 3 इधर 2, इधर 4 होता तो यहाँ 2 लगा देते, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 है केवल, तो मैं यहाँ पे 1.5 लिख दूँ, तो ये 1.5 इंटू 2 ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये दोनों तो वैसे ही बैलेंस्ड है, हाँ, लेकिन आपको पता है ऐसा कर नहीं सकते, मतलब ऐसा लिख नहीं सकते, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल हमेशा होल नंबर में होता है, इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो क्या बनेगा, 2H2S प्लस 1.5 इंटू 2 3O2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। अब देख लो, हाइड्रोजन चेक करो पहले, इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर 2 इंटू 2 4 है, सल्फर यहाँ पर 2 है, सल्फर यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 है, हो गया बैलेंस, है ना, टाइम भी नहीं लगा ज़्यादा। कभी कभी थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ता है यूज़, अदरवाइज बहुत इजीली इक्वेशंस बैलेंस होती हैं। एक और बच गया, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, ये थर्मेट रिएक्शन है, हम मेटल नॉन मेटल में इसके बारे में बात करेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस आयरन दैट इज Fe। क्या करें, देखो आयरन 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, ऑक्सीजन तो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, बैलेंस हो गया।
तो सारी इक्वेशंस आपकी बैलेंस हो गई। ईजी है कि नहीं है? बस यही है, पेपर आपका पूरा हो गया। 30 on 30 लाना बिल्कुल ईजी है इसमें, प्रोवाइडेड आपने क्लासेस सारी ध्यान से देखी है। एक भी बात इस पूरे पेपर में ऐसी नहीं है, जबकि अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन एक भी बात इस पेपर में आपको नहीं दिखेगी जो आपके 10 क्लासेस आपने पढ़ी हैं उनमें एक भी क्लास में नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? तो आप इसको रोज़ की क्लास रोज़ पढ़ें और कुछ ना कुछ लिख लें, है ना, ये फोकस कर लें। मैं आपको इसके अब नोट्स भेजूँगा। अब आपने जो अपने आप से नोट्स लिखे हुए हैं, है ना, अपने आप से जो भी कुछ लिखते हो वो उसके ऊपर लिख लेना। हर बार ऐसा ही होगा, जब कोई चैप्टर ख़त्म करेंगे तो फिर हम बाद में, अब मैं चाहता हूँ कि आप पूरा NCERT पढ़ें वर्ड बाय वर्ड और बार बार पढ़ें। नोट्स पढ़ करके, नोट्स मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम के टाइम पर रिवाइज़ कर सकें। नोट्स पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, नोट्स आपको केवल रिवीजन पर्पस के लिए रखने हैं। पढ़ाई NCERT से होगी, NCERT का वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलो, बाकी इलेक्ट्रिसिटी में आपको मज़ा आ रहा होगा, तो कल की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।